स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हार्डिया। आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। कैंसर का नाम आते ही जहन और दिमाग में एक तनाव पैदा होता है। उसकी वजह यह है कि इस बीमारी का इलाज ज़रूर संभव है, लेकिन इसे जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। यही एक बड़ी वजह है कि देश दुनिया में लगातार कैंसर पीड़ितों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और मौत का आंकड़ा लगातार डराने वाला है। आखिर किस तरह से हम कैंसर से बच सकते हैं? क्या प्रारंभिक तौर पर उसको जानने के बाद बेहतर उपचार से आज जीवन व्यापन करना बेहद ज़्यादा आसान हुआ है? क्या छोटी छोटी बारीकियां हैं और किस तरह से इससे निजात पाया जा सकता है? इन सब के बारे में चर्चा करेंगे आज के हमारे शो हेल्थ गुरु में। तो चलिए आगाज करते हैं हेल्थ गुरु का। आज हमारे साथ इंदौर स्टूडियो में मौजूद है शेल्बी हॉस्पिटल के डॉक्टर नयन गुप्ता, जो कि कैंसर सर्जन है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। सर, शुरुआत हम इसी से करते हैं कि आखिर कैंसर होता क्या है। बहुत बेसिक से बात से हम जनता तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं। कैंसर के बारे में बहुत सी गलत भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई हैं। सबसे पहला, जैसे आपने अभी कहा था कि कैंसर को जड़ से मिटाया नहीं जा सकता, तो ये, और उसका दूसरा तरीका है, लोग बोलते हैं कैंसर मीन्स कैंसल। ये आज से 20, 25, 30 साल पहले तो मैं कहूँगा कि फिर भी एक ठीक था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं, कैंसर एक लाइलाज बीमारी से एक ऐसी बीमारी बन चुका है जिसका इलाज पूरी तरह संभव है अगर वो सही टाइम पर पकड़ लिया जाए। अब आपके सवाल पर आता हूँ कि कैंसर क्या होता है। तो शरीर में हर जो बेसिक यूनिट हमारे शरीर की होती है उसे एक सेल कहते हैं। जब इन सेल्स की वृद्धि शरीर के कंट्रोल के बाहर चली जाए या बॉडी पर से उसका कंट्रोल हट जाए, तो वो अनलिमिटेड ग्रोथ कर कर एक गठान या छाले का रूप ले लेते हैं। उसी को कैंसर कहा जाता है। अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूप में ये प्रेजेंट करता है। और आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो भारत में हर वर्ष करीब 10 से 12 लाख नए कैंसर के मरीज देखने को मिलते हैं। हर 1 लाख में करीब 90 से 100 नए मरीज देखने को मिलते हैं। चूंकि भारत में तंबाकू चबाने का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, इसलिए पुरुषों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कैंसर मुंह का कैंसर, मुंह और गले का कैंसर है। उसी तरह महिलाओं की मैं अगर बात करूं तो ब्रेस्ट कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इवन इंडिया में। और दूसरा जो मोस्ट कॉमन है वो है बच्चेदानी का मुंह का कैंसर। एक सर्वे के अनुसार एवरी 1 in 8 women इन द वर्ल्ड विल सफर फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। और आप लोगों को जानकर ये आश्चर्य होगा कि ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में भी हो सकता है। उसकी तादाद नो डाउट बहुत कम रहती है। महिलाओं में इसकी होने की संभावनाएं 100 गुना ज़्यादा रह लेती है, लेकिन मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना रहती है, तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सर, कारणों की मैं बात करूं तो क्या कुछ मुख्य वजह होती है कैंसर की? कोई एक स्पेसिफिक रीज़न कैंसर को देना सही नहीं रहेगा। अगर मैं रिस्क फैक्टर्स की बात करूं, विच इज़ अ मोर एप्लीकेबल टर्म इन टर्म्स ऑफ कॉजेज फॉर कैंसर, तो 2 भाग में बांट सकते हैं। एक हुआ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जिनको हम बदल सकते हैं, और दूसरा हुआ जिनका आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में जैसे मैंने कहा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, इनका ज़्यादा सेवन करना, कुछ हाई फैट डाइट, ज़्यादा ही ओबेसिटी, खान पान आपका जो बहुत ही जैसा वेस्टर्न को ऐप करना, उस टाइप का कोई खान पान हो, ये सब तो एक रिस्क फैक्टर्स है जो आप फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि आपका जेनेटिक्स यू कैन नॉट चेंज, वो आपकी जो फैमिली ट्री में चल रहा है वही होगा। उसका एक सीधा सा उदाहरण है ब्रेस्ट कैंसर के लिए BRCA जीन, BRCA जीन। एंजेलिना जोली का नाम हर किसी ने सुना होगा, तो शी वॉज सफरिंग फ्रॉम BRCA पॉजिटिव
for which she underwent a prophylactic bilateral mastectomy and oophorectomy. ये टेक्निकल टर्म्स हैं. सो वो हो गए नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जिनका हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. डॉक्टर गुप्ता, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लक्षण को आइडेंटिफाई कैसे करें, क्योंकि कई बार हम देखते हैं जब पेशेंट्स पहुंचना है तब उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है. लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये कैंसर के सिम्टम्स है. कैंसर के सिम्टम्स एज सच हर भाग के अलग अलग होते हैं. अब चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं कैंसर्स को दो भागों में बांट सकता हूँ, पूरे शरीर के कैंसर्स को. ये कोई टेक्निकल या साइंटिफिक नहीं है, ये एक जस्ट अजम्पशंस बनाए गए हैं. एक होता है सरफेस कैंसर्स, जैसे कि मुंह का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, बच्चेदानी का मुंह का कैंसर या बच्चेदानी का कैंसर. ये कैंसर्स आपको शुरुआत में ही अपने सिम्टम्स देते हैं. उदाहरण के तौर पर मुंह का कैंसर, अगर कोई भी छाला या घाव जो 21 दिन से ज़्यादा भी भर नहीं रहा हो तो कहीं ना कहीं उसमें कैंसर होने की संभावना है और तुरंत एक नज़दीकी कैंसर एक्सपर्ट या डेंटिस्ट या ENT सर्जन से जाकर मिलना चाहिए. उसी तरह आवाज़ में बदलाव होना एक साइन है लैरिंक्स कैंसर का. अगर ये शुरुआत में ही हमें प्रॉब्लम्स आए और हम डॉक्टर के पास चले जाएं तो यही कैंसर्स को हम शुरुआत में पकड़ लेंगे. फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो ब्रेस्ट में गठान, कोई भी ऐसी गठान जो कि पेनलेस हो, मैं फिर स्ट्रेस करूंगा वर्ड पेनलेस पे, दर्द रहित कोई भी स्तन में गठान हो जो नई उभर कर आई हो, उसमें कैंसर होने की संभावना रहती है. बेटर होगा कि एक आपके नज़दीकी डॉक्टर से जाकर संपर्क करें. उसी तरह महिलाओं में अगर पीरियड्स बंद होने के बाद 40-45 ईयर्स की एज के बाद अगर फिर से ब्लीडिंग चालू होती है, उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. कहीं ना कहीं वो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर या बच्चेदानी के कैंसर की ओर इशारा देते हैं. तो ये हो गया सरफेस कैंसर्स जो काफ़ी अर्ली ही आपका सिम्टम्स दे रहे हैं. दूसरा है बॉडी के अंदर के कैंसर, जैसे कि लंग कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, लिवर कैंसर, ओवरी का कैंसर. ये काफ़ी लेट स्टेजेस में पता लगते हैं हमें. इनके सिम्टम्स जनरली नहीं पता लगते. मेजॉरिटी ऑफ दीज कैंसर्स आप देखेंगे कि स्टेज 4 या स्टेज 3 में पता लगते हैं. सो आई वुड कॉल दैट पेशेंट अनलक्की कि उनका कैंसर उस प्रकार का कैंसर उन्हें होना था. बाकी जिनमें सरफेस कैंसर्स हुए, अगर उन्होंने अपने सिम्टम्स को नेग्लेक्ट किया, जो जैसे मैंने बताया मेन सिम्टम्स, तो वो एक परेशानी का कारण बन सकते हैं. अगर वही कैंसर शुरुआत में आ जाए तो उसका निदान अच्छी तरह से संभव है. डॉक्टर गुप्ता, कैंसर का इलाज किस तरह से, क्या निदान संभव है, और अगर कैंसर की बात की जाए अन्य बीमारियों से तो ये कितनी अलग लगती है? अच्छा, कैंसर के ट्रीटमेंट में 3 अलग अलग ब्रांचेस का रोल होता है. एक मैं कहूँगा कैंसर सर्जरी, दूसरा रेडियोथेरेपी जिसे कि देशी भाषा में हम सिकाई कहते हैं, तीसरा है कीमोथेरेपी जिसे कि इंजेक्शन के द्वारा या टैबलेट्स के रूप में दिया जाता है. तो 3 डिफरेंट फील्ड्स ऑफ मेडिसिन कम टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट फॉर कैंसर. अब अगर अलग इसलिए हो गया कैंसर का इलाज क्योंकि काफ़ी कैंसर्स में सीधे सर्जरी की जाती है. ब्रेस्ट कैंसर की अगर मैं बात करूं तो स्टेज 1 और 2 में अपफ्रंट सर्जरी की जाती है. स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर में पहले कीमोथेरेपी दी जाती है, बाद में सर्जरी की जाती है. तो ये कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले रहता है बिटवीन द सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, जो डिसाइड करता है कि ट्रीटमेंट किस रूप में चलना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हर इंसान को वो का वही ट्रीटमेंट देना है. इट्स अ पर्सनलाइज ट्रीटमेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल डिपेंडिंग ऑन हिज स्टेज, उनकी फिटनेस कैसी है, उनकी सोशल प्रॉब्लम्स कुछ है नहीं है, वो रहते कहीं, काफ़ी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एक कैंसर ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है इंडिविजुअल के लिए. और कैंसर का ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चलता है, जनरली 4 to 6 months to even 1 year. So एक फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वन इज़ अंडरगोइंग ट्रीटमेंट फॉर कैंसर. बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्योंकि एक फैमिली कॉन्शियसनेस से भी बाहर आना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी पेशेंट को जब आप ट्रीटमेंट करते हैं. डॉक्टर गुप्ता, इसके उपचार की अगर मैं बात करूं तो किस तरह से होता है? जैसा आपने पूछा था कि कैंसर से बचने के कोई तरीके हैं कि नहीं. सो बचने के तरीके तो मैं नहीं करूँगा कि कोई पॉसिबल है, बट अर्ली डिटेक्शन इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम कैंसर. अगर किसी को कैंसर होना
तय है तो बहुत ही मुश्किल होता है कि वो उससे बच पाए, लेकिन उसको शुरुआत में पता लगाना उतना ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर, जैसा मैंने बताया कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स। महिलाओं में अगर वंस इन अ मंथ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन वो करने लग जाए, कहीं कोई क्लिनिक जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही रहकर 1 महीने में एक बार 1 या 2 मिनट का समय दे अपने ऊपर और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करें, तो उसी ब्रेस्ट कैंसर को वो शुरुआत या फर्स्ट स्टेज में ही या बनने के जस्ट इनिशियल फेजेस में पकड़ सकते हैं। उसी तरह ओरल कैविटी सेल्फ एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं, जो कि मुंह के कैंसर से बचाव या शुरुआत में पता लगाने के लिए बनाया गया है। सो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ओरल कैविटी सेल्फ एग्जामिनेशन, इनके ढेर सारे वीडियोस इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। मैं दर्शकों से दरखास्त करूंगा कि प्लीज़ आप जाकर गूगल या कहीं पे भी जाकर इन वीडियोस को देखिए और इसे अपनी डे टू डे लाइफ में अडेप्ट करने की कोशिश करिए, तो मेजॉरिटी ऑफ ये जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स हैं इनको आप शुरुआत में ही पता लगा सकेंगे। सर, हम अर्ली डिटेक्शन की बात कर रहे थे। कई केसेस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीवियरिटी के साथ आते हैं और कुछ केसेस जो प्राइमरी फेज में ही आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इन दोनों केसेस में कितना ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है आप लोगों के लिए ट्रीटमेंट करना? जैसा मैंने बताया, अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली डिटेक्शन। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको लेट्स से ब्रेस्ट कैंसर का एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। एक महिला जो हमारे पास एक 2 सेंटीमीटर की गठान लेकर आती है स्तन के अंदर, उसे मैं क्लासिफाई करूँगा स्टेज 1 में। दूसरी ओर पर आप ले लीजिए एक महिला जो हमारे पास 6 से 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर की गठान लेके आती है और वो गठान जाकर बगल में भी जा चुकी है, उससे मैं कहूँगा स्टेज 3 या स्टेज 4 की शुरुआत वाला कैंसर। सो स्टेज 1 वाला जो महिला हमारे पास आई है, उसका उपचार खाली एकमात्र सर्जरी कर ही कंप्लीट किया जा सकता है। सो खाली एक पद्धति का इस्तेमाल हुआ सर्जरी का, उसका ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया 15 दिन से 20 दिन के अंदर अंदर। उसका जो खर्चा आया नाम मात्र का, एक एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए 80,000, 1,50,000 ऐसा कुछ मान सकते हैं। और उसके जो फैमिली को उसके लिए डिवोशन देना पड़ा वो था मैक्सिमम 15 डेज 20 डेज, जब तक कि वो सर्जरी से रिकवर हुई। ये एक एग्जाम्पल था स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर का। दूसरी तरफ जो मैंने बताया स्टेज 2 आएगा, फिर उसके बाद स्टेज 3 आएगा। स्टेज 3 वाली महिला सबसे पहले उसको कीमोथेरेपी दी जाएगी, जो कि 4 महीने तक हर 21 दिन में एक बार उसे लेना पड़ेगा। तो 4 महीने की कीमोथेरेपी लेना है पहले, उसके बाद वही सर्जरी करवाना है जो स्टेज 1 वाले में की थी, और उसके बाद फिर उसे सिकाई की भी ज़रूरत रहेगी, जैसे कि रेडिएशन कहते हैं, जो कि अपने आप में एक 4 हफ्ते का ट्रीटमेंट है। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट जो ये स्टेज 3 वाले के लिए वो रहा 6 महीने एट मिनिमम। हो सकता है 6 महीने से बढ़कर 1 साल चला जाए अगर उसे कीमोथेरेपी में और कुछ आवश्यकता रही तो कहाँ एक महिला का ट्रीटमेंट 1 महीने में ख़त्म हो रहा है, कहाँ इस महिला का ट्रीटमेंट 6 महीने में ख़त्म हो रहा है। बीच का अगर मैं ले लूँ स्टेज 2 अगर कोई आता है तो उसका ट्रीटमेंट कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे, क्योंकि सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी तो देना ही पड़ेगा। तो अब आप देखेंगे कि 1, 2, 3 से बढ़कर स्टेज जैसे जैसे बढ़ते गए, ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन बढ़ता गया, जितनी पद्धतियाँ यूज़ होनी थी वो बढ़ती गई। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो पड़ेगा मेरा, मान लीजिए 1 लाख रुपए में स्टेज 1 वाला ठीक हो रहा था, तो स्टेज 2 वाले के लिए अराउंड 2 to 3 लाख लगेंगे। वहीं स्टेज 3 वाले के लिए अराउंड 4 to 5 लाख लगना आसान बात है। स्टेज 4 की अगर मैं बात करूं तो वो कभी जीवन में ठीक हम नहीं कर सकते, उनकी ज़िंदगी खाली बढ़ा सकते हैं। सबसे अहम मुद्दा जो मैं बताना चाहता हूं कि सर्वाइवल। स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर 90 से 95% महिलाएं जीवन भर के लिए ठीक हो जाएंगी, तो वापस आने की संभावना स्टेज 1 में खाली 5 से 10% रह जाती हैं। वहीं स्टेज 2 पर अगर मैं जाता हूं तो वो संभावना 15 से 20% में वापस आने की बन जाती, मतलब 80 से 85% महिलाएं ठीक हो जाएंगी। स्टेज 3 में ठीक होने का जो परसेंटेज है वो 50 से 60%, मतलब 30 से 40% लोगों में वापस आएगा। स्टेज 4 मैंने बताया हम ठीक नहीं कर सकते। तो स्टेज 1, 2, 3, 4 अगर आप देखेंगे तो मेरा जो क्योर रेट है that drops down from 90 to 95% in stage 1, 80 to 85% in stage 2
अराउंड 50 to 60% इज स्टेज 3 एंड स्टेज 4 इज नॉट क्यूरेबल। तो हर पहलू को देखते हुए, हर मुद्दे से जितना अर्ली आप हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे, उतना अच्छा उस ट्रीटमेंट से और कैंसर का आउटकम आने वाला है। तो नटशेल में अगर मैं बात करूं, तो कोई भी आपको ऐसी समस्या लगे, आपके दिमाग में डाउट जाए कि मुझे हो सकता है कैंसर जैसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, क्रॉनिक वेट लॉस होना जो आपको समझ नहीं आ रहा है कि वज़न क्यों घटता जा रहा है, बार बार उल्टी होना, उल्टी के रास्ते खून आना या खांसी आना जो जिसके साथ खून आता हो, खाना नहीं पचना, ऐसी कुछ भी क्षमताएं हो, लैट्रिन के रास्ते खून आना, पेशाब में खून आना, ऐसी कुछ भी अगर आपको, या कोई ऐसी गठान मिले गले के अंदर, मुंह में जो मैंने बोला था पहले छाला हो, ऐसे कोई भी सिम्टम्स मिले तो तुरंत एक नज़दीकी कैंसर रोग विशेषज्ञ अच्छे डॉक्टर से संपर्क कीजिए, सो दैट वो जो स्टेज 1 मैंने कहा था वहाँ पे अपना डिटेक्शन हो सके। सपोज बहुत सारे मरीजों की सर्जरी होती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉलोअप उसका और रूटीन चेकअप, वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है? मुंह के कैंसर की बात करो तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो कैंसर वापस आने की संभावना है वो पहले 2 सालों में होती हैं। तो इसीलिए फर्स्ट 6 months आफ्टर द ट्रीटमेंट हम पेशेंट को 2-2 महीने के इंटरवल पे बुलाते हैं, ताकि जस्ट इन केस कुछ ऐसी चीज़ हो जिसको हम फिर से रेक्टिफाई कर सके, तो वो तुरंत हम उस पर वर्क करने लगते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसका अंतराल बढ़ता जाता है। बाद में हम पेशेंट को 3 महीने में एक बार, फिर 4 महीने में एक बार बुलाते हैं। फिर 2 साल के बाद हम भी और पेशेंट भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि अब हमारी वापस आने की संभावना ऑलमोस्ट रेयर हो जाती है। तो इसलिए फॉलोअप्स का फ़ायदा यह है कि जितनी जल्दी वो फॉलोअप में, टाइमली फॉलोअप में आएंगे, उतनी जल्दी हम उनके रिकरेंस, जिसे हम कहते हैं कि बीमारी का वापस आना, वो पकड़ पाएंगे और उसका निजात कर पाएंगे। कैंसर वर्ड ही पैनिक करने वाला होता है। आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे। काउंसलिंग कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि पेशेंट को भी मोटिवेट करना है, साथ ही साथ जो फैमिली के क्वेश्चंस होते हैं, कितना चैलेंजिंग रहता है वो? फॉर्चुनेटली इंडिया इज स्टिल अ वेरी सोशल कंट्री, जहाँ पे फैमिली बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो जब भारत में कोई मरीज़ का हम इलाज कर रहे होते तो ऐसा नहीं कि उस मरीज़ का इलाज कर रहे हैं, हम पूरे परिवार एक तरह से उसमें इन्वॉल्व रहता है। तो इसमें ख़ास बात ये ध्यान रखना होता है कि पेशेंट जो है हमारा, उसका पॉजिटिव मोटिवेशन बना रहना चाहिए। कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो शुरुआत में ही डिप्रेस हो जाते हैं, कैंसर का नाम सुनते ही वो परेशान हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब मेरा जीवन में कुछ नहीं रहा। सो ऐसे पेशेंट्स के लिए हमें खासकर एक कुछ ज़्यादा ही उन्हें मोटिवेशन करने के लिए अलग से समय देना पड़ता है। हमारे पास इवन जो डिपार्टमेंट से एक साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग डिपार्टमेंट, जो जिसका मेन उद्देश्य ही है कि पॉजिटिव काउंसलिंग करना पेशेंट को, साथ साथ उसके फैमिली मेम्बर्स को भी ये बताया जाता है, उनको भी काउंसलिंग की जाती है कि पेशेंट के सामने कुछ भी नेगेटिव बातें नहीं करना चाहिए। अगर आप पेशेंट को एक साइड में बिठाकर खुसफुस करेंगे कोने में जाकर, जो कि काफ़ी फैमिलीज में ऐसा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पेशेंट के दिमाग में भी काफ़ी सारी परेशानियां उत्पन्न करती हैं कि क्या बातें चल रही हैं। सो ये चीज़ें सारी ब्लंटली जब हम काउंसलिंग करते हैं, उन्हें स्ट्रेट ऑन द फेस बताया जाता है कि ये सब नहीं करना है। डॉक्टर गुप्ता, बहुत सारा एडवांसमेंट आ गया है। कैंसर की बात की जाए तो कितना चेंजेस अब नज़र आता है? ओवर द पास्ट 15-20 ईयर्स साइंस ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है, एंड स्पेशली कैंसर ऑल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ इट। उदाहरण के तौर पर पहले जैसे अब मुंह की हड्डी का अगर कैंसर है, हमें हड्डी निकालना पड़ती है, तो आज के ज़माने में हम पैर की हड्डी लेकर वापस एक नई हड्डी बना दी जाती है, जिससे कि इंसान वैसा का वैसा ही दिखता है जैसे वो पहला दिख रहा था। उसके खान पान में कोई फ़र्क नहीं आता। इसकी वजह पहले क्या होता था कि छाती से मांसपेशी निकाल कर यहाँ लगा दिया जाता था। तो जैसा काफ़ी बार आप लोगों ने देखा होगा कि किसी का चेहरा थोड़ा सा अंदर धंसा हुआ है, या उसका चेहरा थोड़ा सा तिरछा नज़र आ रहा है, या खाने पीने में दिक्कत है, तो ये एक ज़माना था 10 साल पहले, 15 साल पहले तक, जब तक एक पद्धति कॉमन नहीं थी। अब उसी की जगह हम हड्डी की जगह हड्डी लगाते हैं, तो हमारे आउटकम्स, जैसे कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट वैसे की वैसी ही रहे जैसा कि पहले थी। उसी तरह कीमोथेरेपी के क्षेत्र में या रेडिएशन के क्षेत्र में काफ़ी एडवांसमेंट्स हुए हैं।
एक गलत धारणा है काफ़ी समाज में कि कीमोथेरेपी जैसे कि बॉटल के इंजेक्शन या सिकाई रेडियोथेरेपी, इनसे काफ़ी हानि ही होती है। ये गलत धारणाएं हैं। मैं अपने दर्शकों को फिर ये बताना चाहूँगा, हर पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट उसी तरह किया जाता है कि उनको फ़ायदा ज़्यादा हो और नुकसान ना हो या कम से कम हो, ये सब ध्यान में रखकर किया जाता है। तो अब जो एडवांसमेंट्स हुए हैं उसकी वजह से वो साइड इफ़ेक्ट्स ऑलमोस्ट बहुत पहले की तुलना में 10-20% रह गए होंगे और उनके फ़ायदे उतने ही बढ़ चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण और छोटी छोटी बहुत इम्पोर्टेंट जो जानकारी वो आपने साझा की है। डॉक्टर गुप्ता, क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी दर्शकों को, कैसे सावधानी बरते कैंसर से? गेट ट्रीटेड बाय एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ कैंसर। सही ट्रीटमेंट मिलेगा तो आप बिल्कुल सही राह पर चलेंगे ठीक होने की। तीसरा कि जो दर्दी या जो पेशेंट्स इससे सफ़र कर रहे हैं, एक पॉजिटिव मोटिवेशन बनाकर या पॉजिटिव एनर्जी रखेंगे तो जो ट्रीटमेंट आउटकम है वो बहुत अच्छा रहेगा। बिलीव इट और नॉट, एक पॉजिटिव सोच हमेशा अच्छा रिजल्ट देती है। बहुत बहुत शुक्रिया IBC 24 से बात करने के लिए। आज हमने बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, क्योंकि बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कैंसर होता है तो उसको सबसे पहले उसके नियर बाय हॉस्पिटल में जाकर एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिए। इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर गुप्ता ने बताई कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को जीना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को भी आप अपने जो जीवन है उसमें शुमार करें। आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।